तो गाइस वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में जो हमारा हिंदी ए का जो आज पेपर हुआ था टर्म 2 का, उसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे और इनके आंसर के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पेपर अटैम्प्ट करा था, पेपर ईजी आया हुआ था, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं था और हिंदी में ज़्यादा टफ पेपर आ भी नहीं सकता। अगर आपको टाइम कम हो तो इस वीडियो को आप 2x पे भी देख सकते हैं, उसके बाद आप जाके स्टडी कर सकते हैं अपने अगले पेपर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि फ़ादर कामिल बुल्के को लेखक अपना बड़ा भाई और पुरोहित दोनों क्यों मानता था। बड़ा भाई इसलिए मानता था क्योंकि जब उसकी पत्नी और बेटे की मृत्यु हुई तो उसने बड़े भाई की तरह सांत्वना दी थी फ़ादर कामिल बुल्के ने लेखक को। और पुरोहित इसलिए मानता था क्योंकि जो भी उनके फंक्शंस होते थे, कोई गोष्ठी होती थी, वहाँ पुरोहित की तरह वो जो है उपस्थित रहते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ़ादर बुल्के की जन्मभूमि कहाँ थी। वो थी बेल्जियम में। उसकी विशेषता ये थी कि वो फ़ादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी। इससे ज़्यादा चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। खीरा खाने की चाहत होते हुए लेखक ने नवाब साहब के आग्रह को क्यों ठुकरा दिया। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जब लेखक बस ट्रेन में चढ़ा तो नवाब साहब के हाव भाव कुछ ढंग से ठीक नहीं लग रहे थे, पर अचानक हाव भाव बदला उनका और उसने लेखक से पूछा कि खीरा खाने के लिए पूछा, पर जो हाव भाव का जो परिवर्तन था वो लेखक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने मना कर दिया। जब दूसरी बार पूछा तो हालांकि लेखक का मन तो कर रहा था खाने का, पर उसने आत्मसम्मान में मना कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर गाड़ी के किस डब्बे में लेखक चढ़ा। लेखक चढ़ा था सेकंड क्लास के डब्बे में और उसने क्या अनुमान लगाया था कि वो भीड़ से बचने के लिए उसने सेकंड क्लास की टिकट खरीदी थी, जो कि उसका अनुमान सही निकला क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति और था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इनमें से कोई आपको 3 क्वेश्चन करने थे, ये जो आपकी पोएम्स थे उनमें से आए हुए थे, कविताओं में से। पहला क्वेश्चन है कि उत्साह कविता को अगर आप कोई और शीर्षक देना चाहें, वैसे तो बहुत सारे शीर्षक बन जाएंगे, जैसे कि बादल आओ, निराले बादल, कई शीर्षक बन जाते हैं। तो और क्यों देना चाहेंगे ये भी आप जो है रीज़न उसमें दे सकते हैं। जैसे कि बादल आओ तो उसमें लेखक बादलों को बुला रहा है तो इसलिए बादल आओ, ये भी शीर्षक हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि अट नहीं रही कविता के आधार पर फागुन से जो व्यक्ति है उसके मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो है उसका मन जो है बिल्कुल शांत स्वभाव हो जाता है। उसकी नज़र जो है फागुन की जो स्थिति होती है उससे हटती नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रकृति है वो चरम सीमा पर होती है अपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लड़की होना पर लड़की ना दिखाई देना, इस बात को लेकर कन्यादान कविता में क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया, कई बार ससुराल वाले लड़की के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए उसकी माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की मत दिखाई देना, मतलब अपने भोलेपन का फ़ायदा उनको कभी मत उठाने देना। उसके बाद अगला सवाल है कि लड़की अभी सियाने नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लड़की सुख को तो पहचान लेती है पर उसको दुख को पहचानने की जो समझ है वो अब तक नहीं है, इसलिए वो अभी तक सियानी नहीं है। अगला सवाल थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं, जिसमें माता के आंचल के पाठ के आधार पर हमारे को बताना है कि खेल खिलौनों की दुनिया उस समय कैसी थी और इस समय कैसी है। तो उस समय लोग अपने जो बच्चे थे वो अपने खुद से बनाई हुई मिट्टी से बनाई चीज़ें खेलते थे, मतलब खुद से बना रखी होती थी उन्होंने, और बाहर खेलते थे तो वो स्वस्थ रहते थे। पर आज के टाइम में हम कंप्यूटर वगैरह में गेम खेलते हैं, बाहर जाते नहीं, तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य पे भी जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कुछ इस तरह से आपको लिखना था उसमें। उसके बाद आगे चलते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर नाक शब्द का जो प्रतीकात्मकता, इसका मतलब है नाक किसके लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नाक सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान और जो हमारी गरिमा है, ठीक है, उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो और ये मूर्तिकार के लिए परेशानी क्यों बन गया, क्योंकि उसको मिल नहीं रही थी नाक, कहीं से पत्थर नहीं मिला। अब उसने और मूर्तियाँ ढूंढी, उनकी नाक फिट नहीं बैठी, फिर आखिरी में जब परेशानी ज़्यादा बढ़ गई तो उसने जिंदा नाक काट के लगा दी, ये इसमें लिखना था। उसके बाद अगला सवाल है, साना सानी हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मानव गतिविधियों की वजह से दुष्प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। एक तो देखो प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, वहाँ पर जो है प्रदूषण फैल रहा है, यही चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी थी। उसके बाद खंड ख पे आ चुके हैं, आधा पेपर आपका हो चुका है। तो अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन में, जिसमें आपको संदेश लिखने थे। पहला क्वेश्चन है कि
जो आपको संदेश लिखने होते हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं फॉर्मेट के। तो सबसे पहले लिखनी होती है डेट, उसके बाद टाइम, फिर जो ग्रीटिंग होती है आपको वो लिखनी होती है, संबोधन जिसको कहते हैं। उसके बाद आपको जो उसकी बॉडी होती है वो लिखनी होती है, लास्ट में प्रिय मित्र वगैरह जो भी आपको रखा हो। उसके बाद नाम, इस तरह से लिखना होता है। तो इस फॉर्मेट के भी आपको मार्क्स मिलते हैं और इस सारे को बॉक्स में कवर करना होता है। तो आपको फिर इसमें संदेश लिखना था कि उसकी आपकी बड़ी जो बहन है वो क्वालिफाई हो गई है, चयन हो गया उसका प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा में, ठीक है। तो आपको उसको बधाई देनी है भी, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ या बधाई देती हूँ कि आशा है तुम आगे भी ऐसी तरक्की करोगी और अपने माता पिता का नाम इसी तरह रोशन करोगी। मैं तुम्हारी बधाई की मैं तुम्हारी तरक्की की कामना करता हूँ या करती हूँ, ये इसमें लिखना था। उसके बाद अगला सेम यही चीज़ इसमें लिखनी थी, बस जो शुभकामनाएं, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, तुम्हारी तरक्की की कामना करती हूँ, आशा है आगे तरक्की करोगे। बस ये 4 लाइनें लिखनी थी, दोनों में सेम ही है लगभग दोनों। आगे चलते हैं, गणगौर पर्व है, उसके अवसर पर लोगों को 40 शब्दों का एक शुभकामना संदेश लिखना था, जो कि ठीक है। तो 40 शब्दों का शुभकामना संदेश लिखना था। तो इसमें क्या लिखना था, आपको बधाइयाँ हों, आपके ये त्यौहार आपका खुशियों से बीते, धूमधाम से त्यौहार का आप मनाएं हर साल की तरह। और माता पिता को, अपने माता पिता को भी जो है इस त्यौहार की बधाई देना मेरी तरफ से। बस ये लाइनें इसमें लिखनी थी। सेम अगला सवाल कि जो सफल आयोजन करा तो उसके लिए बधाई संदेश दो प्राचार्य की तरफ से, मतलब आप प्रिंसिपल हो, आपने छात्रों को जो है वो देना है। लिख सकते हो, प्रिय छात्रों, आपने जो है बहुत सफल तरीके से, अच्छे तरीके से शिक्षक दिवस को मनाया है, आप सब बधाई के पात्र हैं। कुछ इस तरह से आपको 3-4 लाइनें लिखनी थी, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अब आगे हैं, अब हमारे विज्ञापन आ चुके हैं। पहला सवाल है हस्त निर्मित निर्माण वस्तुएं। इसमें आपको भी इसमें फॉर्मेट होता है एक टाइप थोड़ा सा, कि एक बॉक्स में अंदर बनाना होता है, नीचे आपको यहाँ संपर्क लिखना होता है, और यहाँ पे एक बॉक्स सर्कल सा बना के यहाँ पे आपको कुछ सिंपल से ड्राइंग कर देनी होती है, ऊपर हेडिंग डालनी होती है और यहाँ कुछ लाइनें लिखनी होती है। कुछ इस तरह से आपको इसका फॉर्मेट लिखना होता है। तो बस इसमें थोड़ी थोड़ी बातें लिख देनी होती हैं विज्ञापन में। और पत्र का भी जैसे फॉर्मेट के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको 3 जो है अनुच्छेद लिखने थे, तो जो कि 150 वर्ड के करीब लिखने थे, ठीक है। तो इन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही लिखने थे, अगर इनसे आप अलग लिख दें इन टॉपिक से तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जब CBSE की ऑफिशियल आंसर की जो है आ जाएगी उनकी वेबसाइट पे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वैसे मैं आपको बता दूं, IT के लिए मैं स्टडी मटेरियल लेके आने वाला हूं, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना।